एसएमई और माइक्रो कैप में कौन से क्षेत्र आकर्षक हैं? तो अगर सेक्टर की बात करें तो एक सेक्टर जिस पर हम वाकई बहुत बुलिश हैं वो है बेस का मतलब है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मेरा सच में मानना है कि भारत आने वाले 5 से 10 सालों में बेस क्रांति देखने वाला है। जो हमें समझने की ज़रूरत है वह यह है कि बेस क्षमता के मामले में भारत की स्थिति अमेरिका की तुलना में कहाँ है। सभी को नमस्कार और मनी टीवी पर मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में आपका स्वागत है। आज का शैक्षिक एपिसोड भारत के वित्तीय परिवर्तन के बाजार स्तंभों पर प्रकाश डालता है। हमारे साथ है श्री राघव चौधरी, टाइगर एसेट्स के संस्थापक और एक गतिशील भारतीय निवेशक। वे निवेशक शिक्षा से गहराई से जुड़े हैं और निवेशकों के साथ भी जुड़ते हैं, बाजार के प्रति जागरूक हैं। आज के एपिसोड में हम एसएमई और माइक्रो कैप पर चर्चा करेंगे। इन्हें कैसे पहचानें, इनके प्रमुख गुण और मानदंड क्या है, मल्टी बैगर कैसे खोजें, साथ ही कुछ दिलचस्प सेक्टर्स और प्री आईपीओ अवसरों पर भी बात करेंगे। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। शो में आपका स्वागत है राघव। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप इतने युवा हैं कि मुझे बूढ़ा महसूस हो रहा है। हमें अपनी यात्रा बताएं, इस क्षेत्र में कैसे आए और इक्विटी बाजारों में तेजी से कैसे स्थापित हुए। आपकी सफलता की कहानी क्या है? शुक्रिया अवन, मनी टीवी। आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। यहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो ईयर की बात करें तो असल में ये सब तब शुरू हुआ जब मैं फ्यूचर ग्रुप में था। मैंने एक साथ शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग शुरू की। आप कितने साल के तब थे? मैं 22 यानी 21 से 22 साल। तो बैंक बैलेंस बनाने की भूख थी ताकि अतिरिक्त आय अर्जित कर सकूं। इसलिए मैंने 2016 में विभिन्न शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग शुरू करने का फैसला किया। 2017 में हमने भारतीय शेयरों में भारी तेज़ी देखी। मैंने लगभग 8 से 10 गुना रिटर्न कमाया, जिससे मुझे शेयरों के बारे में सब कुछ जानने का अति आत्मविश्वास हो गया। लेकिन 2000 आते आते 18 की शुरुआत में आईएलएफएस घोटाले, म्यूचुअल फंड स्कीम में बदलाव और एलटीसीजी के कारण भारतीय शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जिससे एसएमई और स्मॉल कैप क्षेत्र में लगभग 50 से 80% तक की भारी गिरावट देखने को मिली। बदले में इसने वास्तव में मेरा सारा मुनाफा खत्म कर दिया जो मैंने 2017 में कमाया था। तो ये एक तरह का बड़ा झटका था, लेकिन मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए एक वास्तविकता की जांच थी और साथ ही एक मीठा सबक भी था। मैंने खुद को इक्विटी से अलग कर लिया। अगले 2 सालों तक मैंने बस बाजारों की कार्य प्रणाली देखी। कोविड 2020 के आते आते जब सब घर पर थे, मैंने आखिरकार इक्विटी में पूरी तरह से निवेश करने का फैसला किया। तभी मैंने तय किया कि मुझे इक्विटी के प्रति अपने जुनून, अपनी भूख, अपनी दूरदर्शिता, अपने कौशल और अपने ज्ञान को पूरी तरह से तलाशना चाहिए। और पिछले 5 वर्षों से 2025 से ईश्वर मुझ पर मेहरबान है। मैंने 1500 से अधिक ग्राहकों की सेवा की है। मेरा PMS फंड लॉन्च होने वाला है। पिछले 2 सालों में मैंने निवेश बैंकिंग सेवाएं चलाई हैं, जहां मैंने कुछ 100 करोड़ रुपए के मैंडेट पूरे किए हैं। इसके अलावा आज मैं एक व्यक्तिगत निवेशक हूं और 20 से ज़्यादा तरजीही अवसरों में भाग लिया है। हम निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं और साथ ही निवेशकों से बेहतर संबंध बनाने के इच्छुक प्रमोटरों को विशेष निवेशक संबंध सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और एक अनोखी चीज़ जो मैंने एक उद्यमी के तौर पर करने की कोशिश की है और इस बाज़ार में कुछ अनोखा, वो है टाइगर कॉन्क्लेव चलाना, जिसे मैं ख़ास तौर पर रविवार को सुबह 11 बजे छोटी कंपनियों के साथ आयोजित करता हूँ, जो असल में छिपे हुए रत्न हैं। ठीक है, ये आकर्षित करता है, आपको यकीन नहीं होगा। आप जानते हैं ये सचमुच 150 से 200 निवेशकों को ऑनलाइन आकर्षित करता है। पिछले 1 साल में मैंने 15 से 20 टाइगर कॉन्क्लेव वेबिनार आयोजित किए हैं। ये सचमुच अद्भुत है। कितना प्रेरणादायक सफर रहा है। रविवार को भी आप आराम नहीं करते क्योंकि ये आपका जुनून है।
आपके सफर के अलावा मैं एसएमई और माइक्रो ऐप पर बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से उभर रहा है। बताइए, ये अवसर कितना बड़ा है और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? इसलिए आज भारत की विकास गाथा के संदर्भ में एसएमई को काफ़ी रणनीतिक माना जा रहा है। मेरा मतलब है, आपको पता है, एसएमई एक्सचेंज, चाहे वो बीएसई हो या एनएसई, इन पर सूचीबद्ध 780 से भी अधिक कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,85,000 करोड़ रुपए है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से 140 से अधिक कंपनियां अपने पूंजी गत कार्य प्रगति में 100% वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं। पूंजीगत कार्य प्रगति का सीधा अर्थ है कि हर कंपनी बड़े पूंजीगत व्यय से गुजर रही है, जिसे वे अगले 2 से 3 वर्षों में लागू करने की योजना बना रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। बहुत से निवेशक कहेंगे कि वे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। निवेशकों को एसएमई क्षेत्र के अवसरों की पहचान करने के लिए गहरी समझ विकसित करनी होगी ताकि वे सही समय पर सही निर्णय ले सकें। टाइगर एसेट्स में हमारे पास किसी भी विचार की पहचान के लिए मजबूत आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। हम किसी भी कंपनी ई की विशिष्टता और प्रतिस्पर्धी स्वरूप पर जोर देते हैं, जिससे वह विषयगत प्रवृत्ति के अनुरूप हो। यह व्यवसाय वृद्धि के साथ साथ मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन में भी शानदार प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, हमने 250 करोड़ के बाजार पूंजीकरण वाली एक कंपनी की पहचान की थी, जबकि 2 साल पहले उसका बाजार पूंजीकरण केवल 5 करोड़ था। आप जानते हैं, उस समय कंपनी ने एक ट्रेडिंग सेक्टर में भारी पूंजीगत व्यय की घोषणा की थी, जिसमें सरकार की ओर से अतिरिक्त व्यय हो रहा था। यह एक बड़ा संकेत था कि कंपनी सही दिशा में बढ़ रही है। और आज वो ई कंपनी 130 करोड़ रुपए का पेटेंट हासिल कर रही है और अगले 2 सालों में 600 करोड़ रुपए का पेटेंट हासिल करने की स्थिति में है। तो हम ऐसी ही कंपनियों की कोशिश करते हैं। कुछ कंपनियों में अल्फा उत्पन्न करना वास्तव में यही कार्य होता है, खासकर उन कंपनियों के मामले में जिन्हें बाजार अक्सर अनदेखा कर देता है। आपकी मजबूत प्रक्रिया के कारण कृपया बताएं कि कौन सी हरी झंडियां आपको सबसे अधिक उत्साहित करती हैं और वो कौन सी चेकलिस्ट है जो आपको आगे बढ़ने और प्रेरित करने में मदद करती है। हरी झंडियों की बात करें तो हम आमतौर पर प्रमोटर की गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा हम व्यवसाय के विशिष्ट उत्पादों पर भी नजर रखते हैं। संबोधित बाजार का आकार भी महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कंपनी द्वारा किए गए अनुशासन पूंजी आवंटन के सही सेट को देखते हैं, जो प्रमोटर द्वारा परिकल्पित पूर्वानुमानित विकास को सुनिश्चित करता है। हाँ, कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन ऐसे मौकों पर आप सचमुच अपनी उंगलियां जला सकते हैं। कौन से खतरे के संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए और बीएसई के साथ कहना चाहिए कि मैं इस कंपनी को नहीं छूना चाहता? जब हम लाल झंडों की बात करते हैं तो मेरा मतलब है कि कुछ विशेष चीजें होती हैं, आप जानते हैं, जो हम अक्सर देखते हैं। इनमें कॉर्पोरेट प्रशासन शामिल होता है, जैसे कि यदि प्रमोटर या कंपनी के खिलाफ कोई न्यायिक या कानूनी मुद्दे हैं, या कंपनी ई के किसी भी अंतः संबंधित पार्टी लेन देन है। इसके अलावा अनियमित एक्सचेंज फाइलिंग भी एक संकेत हो सकता है, जैसे कि जब कंपनी समय समय पर अपने वित्तीय विवरण दाखिल नहीं कर रही होती है, या फिर वे अपने वित्तीय में समय समय पर बदलाव करना शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई प्रमोटर बहुत सारे वादे करता है लेकिन नतीजे कम देता है, तो ये एक बड़ा खतरा है। जहां प्रमोटर आक्रामक अनुमान देता है लेकिन जमीनी स्तर पर अमल नहीं होता, तब ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। हाँ बिल्कुल, हमने कई मामलों को देखा है जहां स्थापित कंपनियों में भी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। इसलिए चेकलिस्ट टी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आईपीओ लाने वाली कंपनियों की बात आती है, तो क्या लाल और हरे झंडों की चेकलिस्ट बदलती है? तो हम चुपचाप काम करने वालों पर भरोसा करते हैं, शोर मचाने वालों पर नहीं। बिल्कुल, जो लोग वास्तव में अपने कार्यों से अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। अब आप जानते हैं, ये चेकलिस्ट तैयार होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम इन प्री आईपीओ कंपनियों या आईपीओ बाउंड कंपनियों की बात करते हैं, तो क्या लाल झंडों और हरी झंडियों की चेकलिस्ट में बदलाव आता है? आईपीओ बाउंड कंपनियों के संबंध में हमारे पास केवल डीआरएचपी उपलब्ध है। वहां हम प्रमोटर की पृष्ठभूमि पर जोर
एते हैं जहां हम उसी उद्योग के समकक्षों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि धन किस लिए जुटाया जा रहा है और उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, और हम निवेशकों की गुणवत्ता भी देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वे निवेशक जिन्होंने प्री आईपीओ राउंड में भाग लिया हो या एंकर राउंड में आ रहे हो। मुझे लगता है कि ये हमें आईपीओ कंपनियों की अच्छी जानकारी देता है। अगर हम इसे सूचीबद्ध कंपनियां उनसे तुलना करें तो लिस्टिंग के 1-2 साल बाद हमें देखना होगा कि प्रमोटर और कंपनी ने या वादा किया था और पिछले 1-2 सालों में उनका प्रदर्शन कैसा रहा, क्या उन्होंने प्रदर्शन के वादे पूरे किए हैं और आज उनका मूल्यांकन सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन के कितना करीब है। इससे हमें उनके विकास की दिशा और स्थायित्व का भी अंदाजा लगता है। हाँ, क्योंकि उनमें से कई का मूल्यांकन कुछ हद तक बेतुका है, इसलिए इन सभी मानकों पर गौर करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं, शेयरों में प्रवेश अपेक्षाकृत आसान है। असली चुनौती सही समय पर बाहर निकलने की होती है। मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने के बारे में ही सभी के मन में कई सवाल हैं। तो जब बाहर निकलने की बात आती है तो आप क्या सलाह देते हैं? आप जानते हैं कब मुनाफा कम करना है, कब नुकसान कम करना है, या बस वहीं रहना है? तो निकासी के संबंध में हम ये देखते हैं कि अगर सरकार द्वारा क्षेत्रीय व्यय में कमी के चलते कंपनी में अचानक कोई बुनियादी बदलाव होता है, तो ऐसी स्थिति में हम निवेश के फैसले का गहराई से विश्लेषण और पुनर्मूल्यांकन अवश्य करते हैं। या फिर अगर हम अपने अनुमानित समय के भीतर लक्षित रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं तो हम इस बात का प्रयास करते हैं कि हम शेयर से काफ़ी पहले ही बाहर निकल जाएं। हाँ, ये हमारा तरीका है। बाहर निकलने पर आप बहुत निर्दयी होते हैं। हाँ, ठीक है। अगर हम थोड़ा विशिष्ट होना चाहें तो एसएमई और माइक्रो कैप में कौन से वे क्षेत्र जो आने वाले समय आकर्षक लग रहे हैं? सेक्टर की बात करें तो एक सेक्टर जिस पर हम वाकई आशावादी हैं वो है बेस का मतलब है बैटरी ऊर्जा भंड आरण प्रणाली। मेरा मानना है, मैं सचमुच यही मानता हूँ कि भारत अगले 5 से 10 सालों में सबसे बेहतरीन क्रांति का अनुभव करेगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका और चीन की तुलना में भारत की क्षमता सबसे बेहतर कहाँ है। आज अमेरिका की क्षमता 30 गीगावाट है, जहाँ 2030 साल तक इसके 160 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान है। चीन की वर्तमान क्षमता 100 गीगावाट है और इसे 300 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है। वहीं भारत की क्षमता इस समय 350 मेगावाट है, लेकिन ये 2030 तक 150 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। ये वृद्धि 500 गुना की होगी, जो वाकई में अद्वितीय है। इसके क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां होंगी जिससे यह संभव होगा। ये तेजी 2020 में शुरू हुई थी, जब सरकार ने 2030 तक नवीकरण ये ऊर्जा से 500 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य ने उद्योग में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। साथ ही सरकार ने कई नीतियों की घोषणा की है जो ईएसओ और वीजीएफ जैसे सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रों की मदद कर रही हैं। ईएसओ का मूल रूप से अर्थ है ऊर्जा भंडारण दायित्व। जहां कहीं भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है, वहां एक सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो बदले में ग्रिड स्थिरता और निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह नीति निवेशकों को सुरक्षा और स्पष्टता दोनों प्रदान करती है। वीजीएफ के संदर्भ में इसका अर्थ है व्यवहार्यता अंतर्निधि वीजीएफ, जहां सरकार ने कहा है कि जो भी कंपनी सर्वोत्तम पूंजीगत व्यय कर रही है उसे 30% निधि से समर्थन दिया जाएगा। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सरकार ने पहले ही बेस के लिए 3,500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। तो असल में बेस क्या होता है और हम बेस का ही चयन क्यों करते हैं? बेस का मतलब होता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बेस एक विशाल बैटरी होती है जो दिन के समय में सौर या पवन ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करती है। फिर इसके बदले में जब पवन या सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, तब ये ऊर्जा की आपूर्ति करती है। ठीक, हाँ ठीक है। ये एक दिलचस्प क्षेत्र है और जैसा आपने कहा, विकास के अवसर वाकई आशाजनक हैं। अगर हम प्री आईपीओ बाजार की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? इसमें निवेश से पहले कुछ अहम जोखिमों और मापदंडों को समझना जरूरी है। प्री आईपीओ अवसर, मेरा मतलब है
एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है जिसका मैंने पिछले 2 सालों में खुद अनुभव किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक निजी कंपनी का प्रमोटर किसी मर्चेंट बैंकर या अल्ट्रा HNI के पास जाता है और IPO लाने से ठीक पहले निजी बाजार से धन जुटाना चाहता है। वे आमद और पर 6 महीने से 1 साल के समय में IPO लाने की योजना बनाते हैं। आप जानते हैं ये इतना आकर्षक क्यों है? निवेशकों को यह इसलिए आकर्षक लगता है क्योंकि आमतौर पर निजी निवेश उसी क्षेत्र की सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफ़ी आकर्षक और उचित मूल्यांकन पर होता है। उदाहरण के लिए मैं एक मैंडेट पर काम कर रहा था और 1 साल पहले पूरा कर लिया था। आपको पता है 1 साल पहले मैंने एक कंपनी का प्री IPO किया था जिसका जड़ पूंजीकरण 100 करोड़ था और 6 महीने में हमने 170 करोड़ बाजार पूंजीकरण पर IPO दाखिल कर दिया था। ये 70% प्रीमियम फाइलिंग है। आप इसे एक कंपनी की मदद से कर सकते हैं जो एनविजन के आंकड़े और प्रदर्शन प्रदान करती है। ये एक मजबूत प्रीमियम है और मुझे विश्वास है कि कई निवेशक इसमें शामिल होना चाहेंगे। तो खुदरा निवेशक इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? तो खुदरा निवेशकों को आप जानते हैं मर्चेंट बैंकरों या बड़े निवेशकों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए या फिर वे आसानी से टाइगर एसेट्स से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो बात कही वो वास्तव में बहुत अच्छी थी। आजकल जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हर जगह ढेर और सारी जानकारी उपलब्ध होती है। हमारा फोन अब हमारी 11वीं उंगली की तरह बन गया है। लेकिन ये बेहद जरूरी है कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगा रहे हो तो आप इस जानकारी के बहकावे में ना आए। इसलिए आज इस पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जानकारी को फिल्टर करके आप निवेशकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस विषय में निवेशकों के लिए मेरी सलाह यह है कि वे केवल सुझावों के आधार पर निवेश करने से बचें। इसके बजाय सोशल मीडिया पर जो शेयरों की जानकारी साझा की जा रही है उसे अच्छी तरह से समझें। इसके बाद स्वयं उस पर गहन शोध करें और उचित परिश्रम करें, फिर निवेश करने का निर्णय लें। सही कहा आपने। ऐसी गतिविधियों में शामिल होना कभी कभी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए अच्छी तैयारी और विशेषज्ञों की सलाह लेना जरूरी है। राघव, अब हम इस इंटरव्यू के अंत में हैं। बताइए, आपका वीकेंड क्या हमेशा DRHP और बैलेंस शीट के दस्तावेजों में ही बीतता है या कुछ आराम का वक्त भी निकाल पाते हैं? कभी कभी दिमाग को भी रिफ्रेश करने की जरूरत होती है ना? आप अपना खाली समय किस प्रकार से बिताते हैं? तो जितना मुझे अपने काम में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद है उतना ही मैं उसमें पूरी तरह समर्पित भी रहता हूँ। वीक एंड पर मुझे दोस्तों से मिलना, ट्रिप पर जाना, परिवार के साथ समय बिताना और OTT देखना पसंद है। थोड़ा करना भी अच्छा लगता है। ऐसे पल मुझे सुकून और नई ऊर्जा दोनों देते हैं। आखिर संतुलन ही असली कुंजी है जो मुझे तरोताज़ा रखता है और नई ऊर्जा देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाती है। हाँ, ठीक है। आप अपने काम में व्यस्त हैं। उम्मीद है कि आपकी यात्राएं और पारिवारिक समय प्री IPO और लगातार काम की बातों में नहीं उलझे होंगे। ठीक है, मेरा मतलब है फिलहाल थोड़ा सा हाँ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप 31 के हो गए हैं, व्यस्त जीवन जी रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। आप बस यही कर रहे हैं। बधाई। राघव, माइक्रो कैप्स और SME के अवसर दिखाने के लिए धन्यवाद। आपने इसके महत्व पर खुलकर बात की और होमवर्क किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया अवान, मुझे बुलाने के लिए मनी टीवी का शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, और राघव के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरव्यू देखने में उतना ही मजा आया होगा इस एपिसोड में। बस इतना ही, हमें काफी कुछ जानकारियां मिली। अपनी मुख्य बातें जरूर शेयर करें और मनी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में मिलते हैं।